बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य राघव त्रिपाठी जी का। आप लोगों ने विविध रंगों की कविताएं यहाँ सुनी और उसके पश्चात मैं अब आमंत्रित करता हूँ समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवि और हमारे समय के सर्वाधिक प्रासंगिक कवि, जिनकी कविता में प्रतिरोध का स्वर सबसे ज़्यादा मुखर है। बहुत सारे कविता संग्रह हैं, उनके मैं कुछ संग्रहों के नाम लेकर आपको जानकारी देना चाहूँगा। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच। और इसी संग्रह पर दो पंक्तियों के बीच कविता संग्रह पर राजेश जोशी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। एक बार जोरदार तालियां करते हुए। मुझे उनकी बहुत सारी कविताएं पसंद हैं, लेकिन एक कविता मुझे बहुत पसंद है उनकी, जो मैंने एक पोस्टर में देखी थी, शायद पहल का पोस्टर था वो, और उस कविता का नाम है मारे जाएंगे। तो ये बहुत प्रासंगिक कविता मुझे लगती है और ये बहुत पहले की कविता लिखी हुई है। मैं कुछ पंक्तियां बोलकर आपको सुनाना चाहता हूँ, सर की अगर आज्ञा हो तो। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी की कमीज हो, किसी की कमीज से ज्यादा सफेद, कमीज पर जिनके दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे। धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर, धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर, जो चारण नहीं होंगे, जो गुण नहीं गाएंगे मारे जाएंगे। धर्म की ध्वजा उठाने जो नहीं जाएंगे जुलूस में, धर्म की ध्वजा उठाने जो नहीं जाएंगे जुलूस में, गोलियां भून डालेंगी उन्हें, काफिर करार दिए जाएंगे, काफिर करार दिए जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराधी होना, सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराधी होना, जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएंगे। राजेश जोशी जी का। सबसे पहले तो मैं पूज्य गोकुल प्रसाद जी की स्मृति को प्रणाम करता हूँ। एक रिश्ता मेरा ये भी है कि जो राधा वल्लभ जी का पैतृक गांव है वही मेरा ननिहाल है और मैं वहीं पैदा हुआ। तो ये हम लोगों का रिश्ता है नरसिंहगढ़ से कि नरसिंहगढ़ हम लोगों का दोनों का ही गांव है। और कुछ कविताएं सुनाता हूँ आपको। और ये पहली कविता है, मैं झुकता हूँ। दरवाजे से बाहर जाने से पहले अपने जूतों के तस्मे बांधने के लिए मैं झुकता हूँ। दरवाजे से बाहर जाने से पहले अपने जूतों के तस्मे बांधने के लिए मैं झुकता हूँ। रोटी का कोर तोड़ने और खाने के लिए झुकता हूँ अपनी थाली पर। जेब से अचानक गिर गई कलम या सिक्के को उठाने को झुकता हूँ लेकिन उस तरह नहीं। झुकता हूँ लेकिन उस तरह नहीं, जैसे एक चापलूस की आत्मा झुकती है किसी शक्तिशाली के सामने। झुकता हूँ लेकिन उस तरह नहीं, जैसे एक चापलूस की आत्मा झुकती है किसी शक्तिशाली के सामने, जैसे लज्जित या अपमानित होकर झुकती हैं आंखें। झुकता हूँ जैसे शब्दों को पढ़ने के लिए आंखें झुकती हैं। झुकता हूँ जैसे शब्दों को पढ़ने के लिए आंखें झुकती हैं। ताकत और अधीनता की भाषा से बाहर भी होते हैं शब्दों और क्रियाओं के कई अर्थ। ताकत और अधीनता की भाषा से बाहर भी होते हैं शब्दों और क्रियाओं के कई अर्थ। झुकता हूँ जैसे घुटना हमेशा पेट की तरफ मुड़ता है। झुकता हूँ जैसे घुटना हमेशा पेट की तरफ मुड़ता है। ये कथन सिर्फ शरीर के नैसर्गिक गुणों या अवगुणों को ही व्यक्त नहीं करता। कहावतें अर्थ से ज़्यादा
अभिप्राय में निवास करती हैं। एक कविता और सुनाता हूँ, क्योंकि मारे जाएंगे तो सुनाई दी गई है, इसलिए ये कविता है इत्यादि। कुछ लोगों के नामों का उल्लेख किया गया था जिनके ओहदे थे, बाकी सब इत्यादि थे। कुछ लोगों के नामों का उल्लेख किया गया था जिनके ओहदे थे, बाकी सब इत्यादि थे। इत्यादि तादाद में ही हमेशा ज्यादा होते थे। इत्यादि भाव ताव करके सब्जी खरीदते थे और खाना वाना खाकर सब खास लोगों के भाषण सुनने जाते थे। इत्यादि हर गोष्ठी में उपस्थिति बढ़ाते थे। इत्यादि जुलूस में जाते थे, तख्तियां उठाते थे, नारे लगाते थे। इत्यादि लंबी लाइनों में लगकर मतदान करते थे। उन्हें लगातार ऐसा भ्रम दिया गया था कि वही इस लोकतंत्र में सरकार बनाते हैं। इत्यादि हमेशा ही आंदोलनों में शामिल होते थे। इत्यादि हमेशा ही आंदोलनों में शामिल होते थे, इसलिए कभी कभी पुलिस की गोली से मार दिए जाते थे। जब वे पुलिस की गोली से मार दिए जाते थे तब उनके वो नाम भी हमको बतलाए जाते थे जो स्कूल में भर्ती करवाते समय रखे गए थे, या जिससे उनमें से कुछ पगार पाते थे। कुछ तो ऐसी दुर्घटना में भी इत्यादि ही रह जाते थे। कुछ तो ऐसी दुर्घटना में भी इत्यादि ही रह जाते थे। इत्यादि यूं तो हर जोखिम से डरते थे। इत्यादि यूं तो हर जोखिम से डरते थे, लेकिन कभी कभी जब वो डरना छोड़ देते थे तो बाकी सब उनसे डरने लगते थे। इत्यादि यूं तो हर जोखिम से डरते थे, लेकिन कभी कभी जब वो डरना छोड़ देते थे तो बाकी सब उनसे डरने लगते थे। इत्यादि ही करने को सारे काम करते थे जिससे देश और दुनिया चलती थी। इत्यादि ही करने को सारे काम करते थे जिससे देश और दुनिया चलती थी। हालांकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो ये सारे काम सिर्फ अपना परिवार चलाने को करते हैं। इत्यादि हर जगह शामिल थे, लेकिन उनके नाम कहीं भी शामिल नहीं हो पाते थे। इत्यादि बस कुछ सिर फिर एक कवियों की कविता में अक्सर दिख जाते थे। और एक अंतिम कविता आपको सुनाता हूँ, और वो इसलिए कि एक साल के लिए मैं और दादा वल्लभ जी भी, हम लोग शिमला में एक इंस्टीट्यूट है, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, वहाँ थे। और वो शिवालिक की पहाड़ियों की एक रेंज है पूरी। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि जो कच्चे पहाड़ हैं, जो हिमालय के पहाड़ हैं, या जो उत्तराखंड के और हिमाचल के पहाड़ हैं, उन्हीं को अक्सर पहाड़ कहा जाता है। वहाँ के रहने वालों को ही पहाड़ी माना जाता है। विंध्याचल और सतपुड़ा जो कि ज़्यादा ताकत यानी ज़्यादा अच्छे मजबूत पहाड़ हैं, उनके लोगों को पहाड़ी मानेंगे। तो ये इसी कंट्रडिक्शन की वजह है, इसीलिए तो तुम पहाड़ हो। शिवालिक की पहाड़ियों पर चढ़ते हुए हाँफ जाता हूँ। सांस के संतुलित होने तक पौड़ियों पर कई बार रुकता हूँ। आने को तो मैं भी आया हूँ यहाँ एक पहाड़ी गांव से। विंध्याचल की पहाड़ियों में से घिरा है जो चारों ओर से। मेरा बचपन भी गुजरा है पहाड़ियों को धांगते, अवान्तर दिशाओं की पसलियों को टटोलते और पहाड़ी की छोर से उठती यज्ञ आशु की खोपड़ी जैसी ऊंचाएं देखते हुए। सब कहते हैं विंध्याचल एक झुका हुआ पहाड़ है। सब कहते हैं विंध्याचल एक झुका हुआ पहाड़ है। अगस्त्य को दक्षिण का रास्ता देने के लिए वो झुक गया था। वो सदियों से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। मैंने कितनी बार विंध्याचल के कान में जाकर फुसफुसाकर कहा, चिल्ला कर कहा, गला फाड़ कर कहा कि ऋषियों की बातों पर भरोसा करना बंद कर। ऋषि अपने स्वयं के झूठ से नहीं डरते, वो सिर्फ दूसरों को झूठ से डरना सिखाते हैं। पौड़ियां चढ़ते हाँफ जाता हूँ और पर शिवालिक की चढ़ाइयां हैं कि कहीं भी खत्म होने का नाम नहीं लेती। मेरी हिम्मत जहाँ जवाब दे जाती है वहां से कोई अगली चढ़ाई शुरू हो जाती है। साथ चलता दोस्त कहता है अगस्त यहीं आए थे।
और इन पहाड़ों से वापस कभी नहीं लौटे। मैं कहता हूँ मुझे कोई मतलब नहीं कि अगस्त दक्षिण गए थे या आए थे शिवालिक की पहाड़ियों में। मैं कोई ऋषि नहीं, एक साधारण सा कवि हूँ जो दिन रात की जद्दोजहद के गीत गाता है। मैं वापस लौट कर जाऊंगा जरूर, और एक बार फिर विंध्याचल को बताने की कोशिश करूंगा कि अगस्त के लौटने की प्रतीक्षा फिजूल है। तुम अब अपनी कमर सीधी कर लो और अपने पूरे कद के साथ खड़े हो जाओ टनकर। मैं तब भी तुम्हारे मजबूत कंधों पर बैठकर दूर तक फैले जीवन के रंग बिरंगे मेले देखूंगा। हिमालय से ज्यादा है तुम्हारी आयु जानता हूँ, हिमालय से ज्यादा है तुम्हारी आयु जानता हूँ, और ज्यादा मजबूत हैं तुम्हारे कंधे। ज्वालामुखी के बहते हुए लावे के अचानक रुक कर ठहर जाने की छवियां हैं तुम्हारी चट्टानों में। तुम्हारी गुफाओं में सुरक्षित हैं हमारे पूर्वजों की उकेरी हुई शिकार खेलने और आग जलाने की छवियां। मुझे तुम हमेशा अच्छे लगते हो। मेरी आत्मा की चील ने तो बना लिया है तुम्हारी चट्टान पर अपना स्थायी घोंसला। तुम्ही ने सिखाया है मुझे कि झुक जाना छोटा हो जाना नहीं है। तुम्ही ने सिखाया है मुझे कि झुक जाना छोटा हो जाना नहीं है। जानता हूँ किसी जरूरतमंद को रास्ता देने को तुम झुक गए, इसीलिए तो तुम पहाड़। और सुनाता हूँ मैं, और ये एक कविता और सुनाता हूँ, छोटी सी कविता है, और ये पाणिनि के एक सूत्र का उल्लेख इसमें है। और ये कविता है, कवि चांद और बिल्लियाँ। शमशेर जी की एक कविता भी है, चांद के साथ गप्पे, और उसका भी कहीं जिक्र है। मन के एक टुकड़े से चांद बनाया गया और दूसरे से बिल्लियाँ। मन के एक टुकड़े से चांद बनाया गया और दूसरे से बिल्लियाँ। मन की ही तरह उनके भी हिस्से में आया भटकना। अव्वल तो वो पालतू बनती नहीं, और बन जाए तो भरोसे के लायक नहीं होती। उनके पाँव की आवाज़ नहीं होती। हरी चालाकी से बनाई गई उनकी आंखें अंधेरे में चमकती हैं। चांद के भ्रम में वो भगोनी में रखा दूध पी जाती हैं। मन के एक हिस्से से चांद बनाया गया और दूसरे से बिल्लियाँ। चांद के हिस्से में अमरता आई और बिल्लियों के हिस्से में मृत्यु। इसलिए चांद से गप लड़ाते कवि का उन्होंने अक्सर रास्ता काटा। इस तरह कविता में संशय का जन्म हुआ। वो अपने सद्यजात बच्चे को अपने दांतों के बीच इतने होले से पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, कवि को जैसे भाषा को बरतने का सूत्र समझा रही हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।